नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। यानी कि हिंदी भाषा के अंतर्गत जो सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों के मिक्स प्रश्न यहां पर आप लोगों के सामने रखे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन और शानदार क्लास ये आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, शुद्ध वाक्य है। आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को चुनकर बताना है कि कौन सा सत्य है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। वह शुक्रवार के दिन आएगा। शरद काल में दिन छोटा होता है। यह शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इन चारों में से यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो जो सबसे सही उत्तर जो है वो है विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। बाकी वह शुक्रवार के दिन आएगा, यह भी अशुद्ध है। शरद काल, क्योंकि शरद नहीं वो शरद काल होता है, ठीक। यह शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यह ऐसा नहीं है, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, इस प्रकार से यहां होगा शुद्ध। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषाएं सबसे अधिक किसके निकट है। मतलब ध्वनि का मतलब है जैसे हम उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, उच्चारण। तो उच्चारण करते समय जो प्राकृत भाषा है वो किसके सबसे ज्यादा निकट है। तो अपभ्रंश के निकट है, संस्कृत के निकट है, पाली के निकट है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्राकृत भाषाएं जिसके सबसे निकट है साथियों, वह है भाषा है पाली। कौन सी है, पाली। वहीं प्राकृत भाषा की यदि हम बात करें तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में जिन भाषा का प्रयोग किया था वो थी प्राकृत भाषा। और गौतम बुद्ध के द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जो भाषा प्रयोग में लाई गई थी, वो भाषा थी प्यारे साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना है, पाली भाषा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है। मतलब यहां पर आपको बताना है जो कर शब्द है, इस कर से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा नहीं है। तो किरण नहीं है, सूंड नहीं है, हाथ नहीं है, या प्रखर नहीं है। तो कर शब्द का जो अर्थ है वो किरण भी होता है, सूंड भी होता है, हाथ भी होता है, लेकिन प्रखर नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने सी, यानी कि प्रखर जो शब्द है इसका सही संबंध कर से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। आपके सामने पूरा का पूरा एक ये प्रश्न दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक एक वाक्य कह सकते हो, एक सेंटेंस कह सकते हो, ये पूरा दे रखा है। इसमें एक भाग गलत है जो कि आपको बताना है। एक लोकप्रिय योग गुरु अपने आश्रम में बड़े पैमाने पर निर्मित आयुर्वेदिक उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की तैयार भर रहे हैं। तो भैया यहां पर आयुर्वेद उत्पाद को खुले बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि भर की जगह यहां पर क्या आएगा, कर आएगा। इसलिए यहां पर गलत जो हो जाएगा वो 4th नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। जो विद्यापति थे इनके द्वारा रचित ग्रंथ है जिसका नाम है पदावली, इसकी भाषा क्या है, मैथिली है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है, मगही है। तो यहाँ पर विद्यापति की जो पदावली है इसकी जो भाषा है साथियों वो याद रखिएगा, वो भाषा क्या हो जाएगी आप लोगों के सामने, मैथिली हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है, तुलसी कृत में कौन सा समास है। समास का मतलब क्या होता है, तो समास का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। समास तो समास दो शब्दों का विग्रह होता है, दो शब्दों के मेल से बने शब्द, दो शब्दों के मेल से बने शब्द है ना, के मेल से बने शब्द को क्या बोलेंगे हम, तो उन्हें बोलेंगे समास, ठीक। और समास में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, समास में जो होता है साथियों वो क्या होता है, विग्रह होता है। और जो समास में विग्रह करने के बाद जो शब्द बनता है, जैसे कि ये जो शब्द लिखा है ये कैसा शब्द होगा, ये कि समासिक पद होगा। ये कैसा पद होगा, ये समासिक पद होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो तुलसी कृत में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो तुलसी कृत में जो समास हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी, यानी कि तत्पुरुष समास। तुलसी के द्वारा कृत, यहां पर क्या जाएगा, के द्वारा। तो यहां पर तत्पुरुष समास क्यों आ जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा किसके द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा लिखित, तो इसलिए इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, तो दो पद हमेशा प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में 2 पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में हमेशा पहला पद जो होता है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक होता है, इस प्रकार से होगा भैया, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके सामने 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें शुद्ध बताना। कृतज्ञ है, प्रतिज्ञा है या कृतज्ञ है। तो इनमें से यदि देखा जाए तो जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा कृतज्ञ। इसकी सही वर्तनी जो है वो है ए वाली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा जो होती है वो किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को, या फिर इनमें से सभी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को एक तरीके से क्या कहा जाता है? विभाषा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहां पर यदि हम बात करें एक तरीके से भाषा के अंदर बहुत सारी इकाइयां होती है, जैसे कि एक उपभाषा भी होती है, ठीक, वहीं बोली भी होती है। उसी तरह से एक और जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विभाषा। तो क्या होता है, बोली जब विस्तृत रूप ले लेती है तो वो विभाषा का रूप धारण कर लेती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, देव शब्द का विलोम है। जो देव शब्द है, देव का मतलब होता है एक तरीके से वो व्यक्ति जो महान होता है, ठीक, जिसकी ईश्वर के समान पूजा की जाती है। तो इसका विलोम क्या है? दानव है, दुर्देव है, दुर्भाग्य है, दुर्जन है। तो देव का जो एक तरीके से विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दानव। क्या हो जाएगा? दानव, जो कि एक तरीके से राक्षस के बारे में चर्चा की जा रही है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सांसारिक संस्कृति से हुआ था, अपभ्रंश से हुआ था, संस्कृत से वैदिक की ओर हुआ था, या पाली प्राकृत से हुआ था। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है साथियों वो हुआ है अपभ्रंश से। सर एक तरीके से विकृत, अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप। अपभ्रंश का मतलब यदि आप देखोगे तो इसका मतलब होता है विकृत रूप, यानी कि एक तरीके से हिंदी भाषा जो है इसकी जननी, यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो हिंदी भाषा की जननी तो आ जाएगी संस्कृत। ठीक, बाकी आपसे हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश से। वहीं यदि देखा जाए हिंदी भाषा, तो हिंदी का विकास यदि देखा जाए तो किस शब्द से हुआ है? तो ये सिंधी से हुआ है। ठीक, ये सिंधी से कहीं ना कहीं हिंदी बना है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर हम यूं कह सकते हैं, जिस नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है वो नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी के कारण इसका नाम सिंधु से परिवर्तित होकर हिंदी बना है। चलिए अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कलम का जो सिपाही है वो किसको कहा जाता है? प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? यहाँ पर प्रेमचंद। यानी कि कलम का जो सिपाही कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद को। इन्हें कहानी का जादूगर भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक, चलिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यानी कि ब्रज भाषा जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित किस रूप में है? तकनीकी भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में? तो ब्रज भाषा का जो प्रचलित रूप है वो है काव्य भाषा। किसके रूप में ज्यादा प्रचलित है? ये काव्य भाषा के रूप में ज्यादा प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी है, देवनागरी है, या चरण बोली है? तो यहाँ पर चरण बोली नहीं है, यहाँ पर एक तरीके से यदि देखा जाए साथियों तो ये है आप लोगों के सामने खड़ी बोली। क्या है ये? खड़ी बोली है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, खड़ी बोली। ठीक, तो इसका सही उत्तर भी जो हो जाएगा आप लोगों के सामने वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डी वाला जो है खड़ी बोली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली। यहां पर हिंदी की यदि हम बात करें, हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा के अंदर 5 उपभाषा है। उन 5 उपभाषा में से एक है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा। जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है इसकी यदि हम बात करें तो इस पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंदर अलग अलग बोलियां आती है और इसके अंदर लगभग बोलियों की संख्या जो है वो 5 है। ठीक है, तो उनमें से यदि देखा जाए तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, लेकिन बघेली नहीं है। इसकी जगह जो है 3 तो ये हो गई, एक हो जाएगी बांगरू या फिर हरियाणवी जिसे हम कहते हैं। ठीक, जो कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस टॉपिक की, बांगरू या हरियाणवी, और एक आ जाएगी खड़ी बोली। ठीक, तो इस प्रकार से ये 5 बोली हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए 15वें के बाद है प्रश्न नंबर 16वां, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी,
हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, संस्कृत से फिर जिस भाषा का विकास हुआ वो थी पाली, पाली के बाद जिस भाषा का विकास हुआ था वो थी प्राकृत, प्राकृत के बाद जिस भाषा का विकास हुआ वो है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जिस भाषा का विकास हुआ है साथियों वो है हिंदी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। चलिए अगला है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं। तो जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में जो अक्षर हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, यौगिक अक्षर, स्वतंत्र ध्वनि, या फिर पनीर ध्वनि है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर। स्वर वह वर्ण होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है, आप लोगों को बताना है। तो श्रृंगार रस को, रौद्र रस को, वीर रस को, करुण रस को। तो सबसे उत्तम रस, या फिर जिसे हम कहते हैं रसों का राजा, रसों का राजा, तो रसों का राजा कह दो, या फिर एक तरीके से सबसे उत्तम रस कह दो, वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोग का और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग में मिलन की बात होती है, वियोग में अलग अलग होने की बात होती है, ठीक है। श्रृंगार रस का यदि स्थायी भाव देखें तो इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 19वां, किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। तो विदेश में शूटिंग होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी? भारत माता, संगम, वर्षा, जूली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संगम। तो 19वें का सही उत्तर है प्यारे साथियों संगम। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी, यानी कि जो ऑस्कर पुरस्कार है इसके लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने यहां पर संगम, दूसरा है यहां पर आप लोगों के सामने भारत माता, तीसरा है जूली, और चौथा है कौन सा साथियों आप लोगों के सामने यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है नाली। तो यहां पर यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने कौन सा, तो यहां पर भारत माता, ठीक। जो ऑस्कर पुरस्कार है, इस ऑस्कर पुरस्कार की यदि हम बात करें थोड़ी सी, तो ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। पहला समारोह यदि देखा जाए प्यारे साथी तो इसका कब हुआ था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम बार इसे सम्मानित जो किया गया था वो किया गया था 1929 में। मतलब ऑस्कर पुरस्कार से पहली बार किसी को सम्मानित किया गया था तो वो किया गया था 1929 में, प्रथम सम्मानित की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है कि एक तरीके से ऑस्कर पुरस्कार जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला पुरस्कार है आप लोगों के सामने, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई, यानी कि वेब के माध्यम से एड्रेस बनाने की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है? 1999, 2004, 2010, 2014। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 2010। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश, पहला राज्य, यानी कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदी को स्वीकार किया। तो वैसे हिंदी के बारे में आप लोगों को पता है, हिंदी को राजभाषा जो बनाया गया है वो 14 सितंबर को बनाया गया था। और यहां पर हिंदी को अपनाने वाला पहला राज्य जो है वह कौन सा है, तो हिंदी को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 22वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार राज्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहां पर साथियों। चलिए 23वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक लल्लू लाल का प्रेम सागर, राग दरबारी, मेला आंचल, झूठा सच। तो यहां पर हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक की यदि हम बात करें तो हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक जो है वो है प्यारे साथियों लल्लू लाल का प्रेम सागर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि देखा जाए यहां पर आप लोगों के सामने तो एक यहां पर प्रश्न आता है कि भैया जो झूठा सच है, राग दरबारी, मेला आंचल, ये किन किन व्यक्तियों के द्वारा इनको बनाया गया है, लिखा गया है। तो हम आगे इनकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा
कब उपलब्ध कराई, यानी कि जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो वहां पर हिंदी में भी टाइप हो जाता है, इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये प्रथा कब शुरू स्टार्ट की गई? 2010, 2011, 2014, 2009। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 2009। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया गया है? यानी कि उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किस व्यक्ति को किया गया है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25वें का बी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद को। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो यहां पर भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषाओं की संख्या 28, 22, 16, 26। तो हिंदी में जो भाषाओं की संख्या है, मतलब हिंदी में नहीं, जो संविधान है, संविधान में भाषाओं की संख्या जो है वो है 22। लेकिन मूल रूप से यदि हम बात करें कि जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय मूल रूप से भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो मूल रूप से जो भाषाओं की संख्या थी साथियों, याद रखिएगा, वो थी 24, मतलब 14। ठीक, 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आप लोगों के सामने बता दी 22। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि जिन्हें कहा जाता है वह है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम राष्ट्रकवि जिन्हें माना जाता है वो है मैथिली शरण गुप्त। चलिए, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम आपके सामने हिंदुस्तान, या फिर पंजाब केसरी, या फिर हम बात करें उद्दंड मार्दंड, ठीक, या फिर यदि देखा जाए जलता हुआ दीपक। तो उद्दंड मार्दंड की यदि हम बात करें, उद्दंड मार्दंड की, तो यह भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसकी यदि हम बात करें, इसे कहीं ना कहीं 1826 में कहां से इसको स्टार्ट किया था? तो कलकत्ता से इसका संपादन स्टार्ट किया था या इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था प्यारे साथियों? तो इसे कहीं ना कहीं पंडित जुगल किशोर के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर के द्वारा इसको कहीं ना कहीं पहली बार शुरू किया गया था, पंडित जुगल किशोर। ये याद रख लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है, हिंदी से जुड़ा हुआ है। पंडित जुगल किशोर के द्वारा इसे पहली बार शुरू किया गया था। और वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों, जो उदंत मार्दंड है, इसका अर्थ क्या होता है? तो उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज इसका सही अर्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, या फिर फादर कामिल बल्के ने लिखा, या फिर आपके सामने है ऑप्शन यहां पर ग्राशिन द टाइसी ने लिखा है। ठीक, तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो ये जो लिखा गया था ग्राशिन द टाइसी के द्वारा लिखा गया था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहां पे 30वां, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 16 अगस्त, 28 जुलाई, 19 अप्रैल। तो हिंदी दिवस की यदि हम बात करें तो हिंदी दिवस यहां पर मनाया जाता है 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। वहीं 10 जनवरी की यदि हम बात करें, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा भी जाए कभी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है साथियों, वो याद रखिएगा 10 जनवरी को। बाकी हिंदी या राजभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो कितनी तारीख को? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहां पर ऑप्शन में है ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, दक्षिण। तो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है प्यारे साथियों, वो लिपि कौन सी है? देवनागरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारी हिंदी भाषा जो है, इस हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है साथियों, वो याद रखिएगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? आपके सामने यहाँ पर दे रखी है, देवनागरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया? यानी कि जो यूएन है, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में होती है, इसमें हिंदी में भाषण नहीं दिया जाता। लेकिन एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हिंदी में वहां पर भाषण दिया, ऐसे व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, सुषमा स्वराज, पीवी नरसिम्हा राव। तो ऐसे व्यक्ति जिनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, वह व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक, जिन्होंने कहीं ना कहीं यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 33,
संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए? यानी कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा ने किस पर लिखे? हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए? 29 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1950, 17 अगस्त 1950 या 24 जनवरी 1950? तो हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति के ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए अगला है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, यहां पर दे रखा है राजा हरिश्चंद्र। ठीक, वहीं यदि देखा जाए अगला ऑप्शन है आप लोगों के सामने अलमारा। ठीक, वहीं अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है आपके सामने यहां पर प्यासा, या फिर यदि देखा जाए तो मुगल आजम। राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, प्यासा, मुगल आजम। तो हिंदी की पहली फिल्म जो है बच्चों याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र जो है हिंदी की पहली फिल्म थी। ठीक, यह 1913 में रिलीज हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत पहले की बात है। और इसे कहीं ना कहीं जो एक तरीके से फिल्म के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको भैया? ये जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र को। यह एक लोकप्रिय भारतीय मिथक पर आधारित फिल्म थी ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? 1951, 1947, 1950, 1954। अभी यहां पर ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन में आपके सामने लिख दूं ई, जो कि है 1949। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1949 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। यहाँ पर हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने फारसी। ठीक, या फिर यदि देखा जाए तो अगला शब्द है यहां पर आपके सामने उर्दू भाषा का, या फिर अरबी भाषा का, या फिर यदि देखा जाए तो किसका? दक्षिणी, यानी कि कहीं ना कहीं दहीनी भाषा का दे रखा है। तो यहां पर हिंदी की यदि अपन बात करें प्यारे साथियों, तो हिंदी शब्द जो है वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी का है। ठीक है, तो हिंदी जो है शब्द किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 36 का हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है 37, हिंदी लेखन के आधार पर किस बोली को बनाया गया है? तो यह है खड़ी बोली। ठीक, भोजपुरी, अवधी, ब्रज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। तो खड़ी बोली आज वर्तमान में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। हम भी सामान्य रूप से हिंदी भाषा का जो प्रयोग करते हैं उसमें जो हिंदी बोलते हैं वो खड़ी बोली ही बोलते हैं। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? तो आजकल हिंदी की यदि अपन बात करें तो हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। पिंगली वेंकैया जिन्होंने भारत के एक तरीके से यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तिरंगे का जो डिजाइन है, तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये आपको पता होगा, ये पिंगली वेंकैया ने किया था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखा था, जनगण मन को लिखने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 39, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि आपको बता चुका हूं मैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था? तो यह भी आपको पता है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी, यानी कि बिहार। बाकी आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि तेलुगु भाषा को लेकर सबसे पहले जिस भाषा या तेलुगु भाषा को अपनाने वाला राज्य कौन सा था पहले? तो ये था, आप लोगों को पता होना चाहिए, एपी। सर एपी का मतलब क्या अरुणाचल प्रदेश? नहीं भैया, आंध्र प्रदेश। ठीक, जो कि किससे अलग हुआ था? कहीं ना कहीं तेलंगाना से, या तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, एक ही जाति के लघु और दीर्घ। यहां पर एक तो लघु की बात हो रही है और दूसरा बात हो रही है दीर्घ की। स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयाधि संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला है, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम का मतलब होता है ज्यों के त्यों, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और ऐसा का ऐसा ही प्रयोग कर लिया जाए, ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाए, तो ऐसे शब्द को कहा जाता है तत्सम। तो अमूल्य, देत, दधी स्वर्ण, आम्र स्वर्ण, कुपुत्र कर्ण, ओष्ठ, जिह्वा, हस्तर, प्रस्तर, अक्षी, मुहु, क्षेत्र, पुल।
तो यहाँ पर सभी शब्द जो है एक तरीके से तत्सम नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मुंह जो है एक तरीके से ये तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका विच्छेद जो होगा या तत्सम जो होगा वो मुख होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो है वो कम वायु निकलती हो या कम हवा का निष्कासन होता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं कम हवा का निष्कासन होता है, तो ऐसे वर्ण को हम अघोष व्यंजन कहते हैं। तो यारा, वाहा, डाड़ा और या सलजम षटकोण, तो यहां पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो 43 का हो जाएगा डी। चलिए अगला है, निर्जीव का अर्थ है, तो नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव या जीवित। तो निर्जीव का जो अर्थ हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जीवन रहित, मतलब कि जिसमें जीव नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखी शत्रु दिख रहा है, मैंने आम खाया, लड़ाई में जीत हुई, यह जीत गया। तो देखिए वैसे ही आप लोगों को देखने में ही लग रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा गलत है, तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ए। ठीक, यहां पर देखिए शत्रु दिख रहा है नहीं होगा, देखो शत्रु दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आपने ये सुना ही होगा। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, कंगन पहनकर आईना देखना, आईने के कंगन को जरूरत नहीं होती, या कंगन धारण करने से सुंदरता बढ़ती है। तो देखो भैया यह है लोकोक्ति, और लोकोक्ति का मतलब होता है उनका प्रयोग कहीं ना कहीं दूसरे अर्थ में किया जाता है। तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। 47, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? अधिक कारक जो होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर, तो अधिकरण की जो विभक्ति है वो क्या है? में और पर। तो किसमें में और पर जैसी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यहाँ सुधीर का पेन है। देखो इसमें भी पर है, इसमें भी में है और इसमें भी में है। तो भैया जिसमें नहीं है वो है डी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द कहीं ना कहीं शब्द के आगे लगता हो। कहाँ लगता हो? आगे की तरफ जो शब्द लगता हो उसे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं उपसर्ग। प्रत्यय में शब्द जो है वो पीछे की ओर लगता है। तो सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश, तो यहां पर यदि देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं आगे की ओर लगा है वी, इसमें यदि देखा जाए तो आगे की ओर लगा है सु, इसमें यदि देखा जाए तो आगे की ओर लगा है अति। वहीं यदि भैया इसमें से यदि हम सुर को कर लें या सूर्य कर लें तो ये नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जो नहीं है उपसर्ग वो है कौन सा? आप लोगों के सामने डी। तो 48 का हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, वज्रदेह में कौन सा समास है? तो वज्रदेह जो है इसमें द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है, या फिर आपके सामने कहीं ना कहीं देखा जाए प्यारे साथियों तो है आपके सामने तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो इसका विग्रह क्या होगा? पहले तो वज्रदेह का मतलब होता है पहले वज्र के समान देह, वज्र के समान देह, वज्र के समान देह। अब वज्र के समान देह इसका क्या होता है? विग्रह होता है। तो इस आधार पर इसका विग्रह यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम कहें तो इसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। लेकिन भैया यहाँ पर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में डी दे रखा कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय में विभक्ति होती है या इसमें जिस चीज का लोप होता है वो के लोप होता है, के समान होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा के समान। ठीक है, बाकी यदि बहुव्रीहि समास यहाँ पर होता तो बहुव्रीहि समास भी हम यहाँ पर ले सकते थे। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय। चलिए अगला प्रश्न है, चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक क्या होगा? यानी कि चरण कमल जो है इसमें यदि देखा जाए तो समास कौन सा होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चरण के समान कमल, चरण और कमल, चरण घर कमल, चरण में कमल। तो यहां पर यदि देखा जाए तो प्यारे साथियों चरण कमल जो है इसमें आ जाएगा चरण के समान
चरण के समान कमल, या फिर कमल के समान चरण, ये ऐसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमल के समान चरण, ये ऐसा भी हो जाएगा। तो यहां पर कमल के समान चरण आ जाए या चरण के समान कमल आ जाए, तो यहां पर यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो यहां पर जो है के समान है, वो के समान जो है होता है वो कौन सा समास में होता है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया इससे पहले वाले में, कर्मधारय समास में। ठीक, तो प्यारे साथियों, आज की इस एक छोटी सी क्लास के अंतर्गत मैंने आपको हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।